गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑटोस्क्लेरोसिस। एज यू ऑल नो, ऑटोस्क्लेरोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, ऑटो एंड स्क्लेरोसिस। ऑटो मीन्स ईयर, ऑटो का मतलब होता है ईयर, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन टिश्यूज़। बोन टिश्यूज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ वहाँ पे हो रही है, उसको हम ऑटोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। ऑटो मतलब ईयर में, ईयर के अंदर जो ईयर ऑसिकल्स है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है बोन टिश्यूज़ की। ईयर ऑसिकल्स में जो बोन टिश्यूज़ है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है, बोन टिश्यूज़ में एबनॉर्मल ग्रोथ। तो अगर हम दूसरी चीज़ देखें, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल बोनी ओवरग्रोथ। बोनी ओवरग्रोथ अराउंड द ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मतलब आपकी जो तीनों बोन है, कौन सी? स्टेपीस, मेलस और इनकस। इनके जो बोन टिश्यूज़ हैं इनमें जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो फिक्सेशन ऑफ ईयर ऑसिकल्स, अगर ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है, आपका जो तीनों बोन है मेलस, इनकस एंड स्टेपीस, इनका फिक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर एक चीज़ होती है, अगर ये कंडीशन आपके इनर ईयर को अफेक्ट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉक्लियर स्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर ईयर ऑसिकल से लीड्स कर रहा है तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, यहाँ पे देखो आप। और आपकी जो इनर ईयर को अफेक्ट कर रही है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये हो गया ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटो का मतलब होता है ईयर, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है बोनी ओवरग्रोथ। जो आपकी स्टेपीस, मेलस और इनकस है उसमें बोनी ओवरग्रोथ होने लगती है बोनी टिश्यूज़ की, तो वहाँ पे आपको ऑटोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वो आपके ईयर ऑसिकल्स को अफेक्ट कर रहा है तो आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। अगर आपके इनर ईयर को अफेक्ट कर रहा है तो आपको कॉक्लियर स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्या हो सकता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वहाँ पे हो जाएगा। अब एक चीज़ होती है, ये ऑटोस्क्लेरोसिस होता क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ द इटियोलॉजिकल फैक्टर? व्हाट इज़ द इटियोलॉजिकल फैक्टर? हम इसके लिए कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ये कंडीशन होने के लिए जिम्मेदार रहते हैं? तो एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं है इसका, एग्जैक्ट कॉज नॉट नॉन, मतलब अभी तक ऐसा कोई कॉज नहीं है जिसको हम ऐसे परफेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ ये कॉज है, इसकी वजह से ऑटोस्क्लेरोसिस हो रहा है। तो एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है। दूसरी अगर हम बात करें तो हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स फैमिली हिस्ट्री ऑफ डीफनेस इज प्रेजेंट इन 50% ऑफ केसेस। अगर 100% में से 50% ऐसे केसेस होते हैं डीफनेस के जो फैमिली हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। अगर किसी के फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेक्स से अगर हम जेंडर की बात करें तो फीमेल्स आर अफेक्टेड ट्वाइस एज ऑफन एज मेल्स। फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स। फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स, ठीक है। ये भी एक हो सकता है। एज की अगर हम बात करें तो एज में क्या देखने को मिलता है? यूजुअली ये 20 से 30 ईयर ऑफ एज में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा देखने को मिलता है ऑटोस्क्लेरोसिस। 20 to 30 ईयर ऑफ एज में ज़्यादा देखने को मिलता है ऑटोस्क्लेरोसिस। अगर हम देखें प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? ऑटोस्क्लेरोसिस में बी इनिशिएटेड और एग्रीवेटेड, मीन्स इनिशिएटेड और एग्रीवेटेड, ये इंक्रीज हो सकता है, बट प्रेगनेंसी इसका कोज नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी इसका कॉज नहीं है। प्रेगनेंसी में इनिशिएट हो सकता है या फिर एग्रीवेटेड हो सकता है, बट प्रेगनेंसी इज नेवर कॉज्ड बाय इट, ठीक है। अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑटोस्क्लेरोसिस हो रहा है? तो मेटाबॉलिक फैक्टर हो सकते हैं, कोई भी एंडोक्रेनियल डिसऑर्डर हो सकता है, और फोकल इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, फोकल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है, और वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मीजल्स। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मीजल्स की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। तो
हमने पढ़ा। ईटियोलॉजी में अगर इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है, फैमिली हिस्ट्री से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। जेंडर में अगर हम देखें तो फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स। एज की अगर हम बात करें तो 20 to 30 ईयर ऑफ एज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर हम देखें तो ऑटोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ऑटोस्क्लेरोसिस मे बी इनिशिएटेड और एग्रीवेटेड बाय प्रेगनेंसी बट नेवर कोज्ड बाय इट। इसका मतलब होता है ये प्रेगनेंसी की वजह से कॉज नहीं होता है, प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैथोफिजियोलॉजी। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखें तो क्या होता है कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होगा, इटियोलॉजिकल कोई भी फैक्टर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल बोन इज़ अब्जॉर्ब्ड। आपकी जो नॉर्मल बोन है ईयर की, कहाँ पे, मिडिल ईयर में, ऑसिकल्स जिनको हम बोल रहे हैं, स्टेपीस मेलस इनकस, उनमें क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा उनका और रिप्लेस्ड बाय वेस्कुलर स्पंजी ऑस्टियोइड टिश्यू। वहाँ पे न्यू टिश्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पुरानी बोन्स है उनका अब्जॉर्प्शन होने लगेगा और रिप्लेस्ड बाई वेस्कुलर स्पंजी ऑस्टियोइड टिश्यू, मीन्स वहाँ पे नए टिश्यूज़ बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, बोन बिकम थिकर एंड लेस वेस्कुलर। वहाँ पे उसकी वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी और वो थिक हो जाएगी बोन। तो उस कंडीशन में फिक्स द स्टेपिस, स्टेपिस फिक्सेशन हो जाएगा, स्टेपीस वहाँ पे फिक्सेशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वाइब्रेशन है आपके जो ईयर बोन्स में, जो वाइब्रेशन है वो कम होगा, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अगर ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो कहाँ तक फैल जाएगा, स्प्रेड टू फूड पैलेट ऑफ स्टेपीज, फूड पैलेट तक जाएगा और आपके बोनी कैप्सूल ऑफ लेब्रिंथ को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपको सेंसरी न्यूरल डिफनेस आपको देखने को मिलेगी। मीन्स आपके जो इनर ईयर तक अफेक्ट करेगा, इनर ईयर तक अफेक्ट करेगा। ठीक है, इनर ईयर तक अफेक्ट करेगा तो आपको वहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो अगर आपके जो ऑसिकल्स हैं उनमें उनका अब्जॉर्प्शन होने लगेगा, जो ऑसिकल्स है बोन है स्टेपीस मेलस इनकस, उनका अब्जॉर्प्शन होने लगेगा और वहाँ पे नए टिश्यूज़ बनना स्टार्ट होंगे, जिससे क्या होगी, आपकी बोन जो है वो थिक हो जाएगी और उनकी वेस्कुलरिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ स्टेपीस, स्टेपीस का फिक्सेशन होगा। और उस कंडीशन में क्या होता है कि prevents vibration of ear bones in response to sound waves। ठीक है, जिस वजह से आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। और अगर ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ये प्रॉब्लम आपके स्टेपीज के फूड पैलेट तक वहाँ तक पहुँच जाएगी तो आपको इनर ईयर तक प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से आपको सेंसरी न्यूरल डीफनेस वहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंसरी न्यूरल डीफनेस। अगर हम देखें इसके क्लिनिकल फीचर्स के, तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव और बाइलेटरल होता है, मीन्स दोनों ईयर्स को अफेक्ट करेगा। आपके बाइलेटरल मीन्स दोनों ईयर्स को अफेक्ट करेगा। 80% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बोथ ईयर्स को अफेक्ट करता है और हियरिंग लॉस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके 3 मोस्ट कॉमन साइन होते हैं, TVD। ठीक है, TVD, इसके जो तीनों मोस्ट कॉमन साइन कौन कौन से होते हैं, TVD, टिनिटस मीन्स आपको रिंगिंग इन द ईयर, और वर्टिगो आपको फील होगा और डिजीनेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, इसको मैनेज करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे। मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो कोई भी नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट इसका है नहीं, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस, कोई भी नॉन सर्जिकल इसका ट्रीटमेंट नहीं है। द यूज़ ऑफ सोडियम फ्लोराइड होता है, उसका यूज़ करते हैं किसके लिए, मेच्योर एबनॉर्मल स्पंजी बोन ग्रोथ, जिससे क्या होगा, ये सोडियम फ्लोराइड प्रिवेंट करेगा ब्रेकडाउन होने के, किसके, आपके जो बोन टिश्यूज़ हैं उनमें ब्रेकडाउन होने को ये प्रिवेंट करेगा। अगर हम सोडियम फ्लोराइड वहाँ पे देते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो बोनी टिश्यूज़ का जो
ऑसिकल्स हैं, जो स्टेपीज, मेलस, इनकस, उनमें जो टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है, मींस अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको ये कम कर देगा। कौन? सोडियम फ्लोराइड। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं सोडियम फ्लोराइड फॉर 2 ईयर्स विद कैल्शियम। सोडियम फ्लोराइड हम 2 ईयर्स के लिए यूज़ करेंगे कैल्शियम के साथ, जो क्या करेगी, आपकी जो रैपिड प्रोग्रेस हो रही है ऑटोस्क्लेरोसिस की, उसको डिक्रीज़ करेगा, मींस उसको अरेस्ट कर देगा, उसको डिक्रीज़ करेगा। सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम, ये आपके ऑटोस्क्लेरोसिस में हम यूज़ करते हैं। और सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम इस प्रोसेस को कम करेगा, जो रैपिड प्रोग्रेस हो रही है ऑटोस्क्लेरोसिस की, इसको डिक्रीज़ करेगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो आप हियरिंग एड का यूज़ कर सकते हैं। हियरिंग एड मींस जो कान में सुनने की जो मशीन लगाते हैं उसको हियरिंग एड बोलते हैं। हियरिंग एड्स का यूज़ करते हैं किसके लिए? डीफनेस से प्रिवेंट करने के लिए। डीफनेस से प्रिवेंट करने के लिए हियरिंग एड्स का यूज़ करते हैं हम। हियरिंग एड्स का यूज़ करते हैं। अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो उसको कान में हम हियरिंग एड यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा बहुत सुनाई देने लगेगा। अगर हम देखें इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मान लो किसी पर्सन को ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया है, तो हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि इसको ऑटोस्क्लेरोसिस ही हुआ है या फिर कोई और डिजीज़ है या फिर कोई और कंडीशन है। तो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के लिए हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये जो ऑटोस्क्लेरोसिस कंडीशन है ये मोस्ट ऑफ फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होती है। मींस ये जेनेटिक ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मींस फादर से उसके सन को मिली हो, उसके सन से उसको सन के मिली हो, ऐसे फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होती रहती है नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो उसके लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसको पूछेंगे उसको कोई प्रीवियस डिजीज़ तो नहीं है, उसकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ऐसे हम उसको हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके 5 स्टेप में फिजिकल एग्जामिनेशन करके 2 टेस्ट करते हैं, राइन टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। राइन टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि बोन कंडक्शन इज़ बेटर देन एयर कंडक्शन, ये चीज़ देखते हैं। और वेबर टेस्ट में क्या करते हैं? लेटरलाइजेशन ऑफ अफेक्टेड ईयर, लेटरलाइजेशन ऑफ अफेक्टेड ईयर। दूसरी चीज़ हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं वहाँ पे ऑडियोग्राम। दूसरी चीज़ हम एक टेस्ट करते हैं वहाँ पे ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम क्या किस लिए करते हैं? टू कन्फर्म हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस को कन्फर्म करने के लिए वहाँ पे ऑडियोग्राम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो क्या करते हैं, नॉर्मल जो आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके लिए करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऑटोस्क्लेरोसिस में स्वार्ट्ज साइन देखने को मिलता है, वो भी 10% ऑफ पेशेंट्स में। 10% पेशेंट में आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा, स्वार्ट्ज साइन। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब आप परफॉर्म करते हो तो उसमें हमें देखने को मिलेगा स्वार्ट्ज साइन, 10% पेशेंट में ही मिलता है। मान लो उसको हम ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए सर्जरी परफॉर्म वहाँ पे हो गई है, तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ऑपरेशन के बाद उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो उसमें अगर हम देखें तो उसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, ऑपरेटेड ईयर अपसाइड फॉर 20 आवर्स आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद उसको जिस ईयर का उसको ऑपरेट किया है, मतलब लेफ़्ट साइड या राइट साइड, जिस भी साइड उसको ऑपरेट किया है उस साइड आपको अप रखना है, ठीक है। उस साइड वो आपको ऊपर रखना है। आपको स्लीपिंग टाइम पे या फिर उसको एजुकेट करना है कि सोते समय जिस कान का ऑपरेशन हुआ है उसको ऊपर वाली साइड रखे, ठीक है। उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे हम वहाँ पे मॉनिटर वाइटल साइंस, उसके मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को। और ब्लीडिंग और ड्रेनेज के लिए उसको ऑब्जर्व करेंगे, मींस उसके कान में से किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं हो रही है, उसके ईयर में से ड्रेनेज नहीं हो रहा है, वहाँ पे उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में। और क्वेश्चन इन एम्बुलेशन एज डिजीनेस में अक्कर, वहाँ पे डिजीनेस में अक्कर हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन इन एम्बुलेशन यूज़ करना है, ठीक है। और एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? इन्फेक्शन और पेन को कंट्रोल करने के लिए। जाहिर सी बात है उसको पेन होगा वहाँ पे,
सर्जरी परफॉर्म हुई है तो पेन तो होगा ही, तो उसमें कंडीशन में हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, और कोई भी इन्फेक्शन ना हो उससे बचने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं।